रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप 200 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जंगल की भूमि। अब देखिए, झारखंड के नामकरण से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड के नाम से जाना गया है। वायु पुराण में मुरंड के नाम से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड के नाम से, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकट प्रदेश, महाभारत में पुंडरीक या पशुभूमि, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख मिलता है। तारीख फिरोजशाही में झारखंड, तारीख बांग्ला में झारखंड का उल्लेख मिलता है। सियार उल मुख्तखरीन में झारखंड का, और कबीर और जैसी द्वारा भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। अकबरनामा में झारखंड का उल्लेख है। उसके बाद आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा के नाम से, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश के नाम से, टॉलमी द्वारा मुंडल, फैयान द्वारा कुकुटलाट और हेनसांग द्वारा कर्ण सुवर्ण कहा गया है। ठीक है, उसके बाद मुगल काल में खोखरा या कुकरा के नाम से जाना गया है। तुजू के जहांगीर में खोखरा के नाम से, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षात्मक दृष्टि से। और ये दोयसा राजधानी कौन ले गया था? दुर्जन साल ले गया था कोकरा से दोयसा। और अगर पूछा जाए कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे, तो ये फनी मुकुट राय थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सूतियाम्बे इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। अब देखिए, नागवंशी और मुख्यालय से संबंधित जितने भी छोटे छोटे फैक्ट अराइज हो सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राजधानी सूतियाम्बे किसने बनाई थी? प्रथम नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने। और सूतियाम्बे से चूटिया ले गया था प्रताप राय, और चूटिया से खोखरा ले गया था भीमकर्ण। और भीमकर्ण प्रथम ऐसा राजा था जिन्होंने राय की जगह पे कर्ण की उपाधि ली थी। ठीक है, उसके बाद खोखरा से दोयसा ले गया दुर्जन शाह। उसके बाद दोयसा से सतरंजी ले गया एनी शाह, और एनी शाह ने ही रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। उसके बाद सतरंजी से पालकोट ले गया यदुनाथ शाह। ठीक है, उसके बाद पालकोट से पालकोट भौरा ले गया जगन्नाथ शाहदेव। कौन? जगन्नाथ शाहदेव। और पालकोट भौरा से रातूगढ़ कौन ले गया? यदुनाथ शाहदेव। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथू मुंडा कहलाता है। अब देखिए, मुंडा जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट इससे बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली है संथाल जनजाति और दूसरी है उरांव जनजाति। अच्छा, मुंडा जनजाति स्वयं को कहते हैं होड़ोको और अपनी भाषा को कहते हैं होड़ो जागर, और इनकी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। और झारखंड की अधिकांश जनजातियों की प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, लेकिन उरांव जनजाति की क्या है? द्रविड़ है, याद रखिएगा, द्रविड़ है। इसके युवागृह को यानी कि मुंडा जनजाति के युवागृह को बोला जाता है गीति ओड़ा, और इसके विवाह को बोला जाता है अरंडी, और इसके विधवा विवाह को बोला जाता है सगाई। ठीक है, उसके बाद वधु मूल्य को बोला जाता है गोरोंग टका, और इसके ग्राम प्रधान को, मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को बोला जाता है मुंडा, और ग्राम पंचायत को बोला जाता है हातू, और उसी हातू का जो प्रधान होता है उसी को कहा जाता है हातू मुंडा। याद रखिएगा, हातू मुंडा किसे कहा जाता है? ग्राम पंचायत के प्रधान को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पंचायत स्थल को अखरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत स्थल को अखरा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि परहा पंचायत क्या होता है? परहा पंचायत हमने बताया था कि 5 से लेके 20 गाँव का समूह को परहा पंचायत कहते हैं, और उसी परहा पंचायत का जो प्रधान होता है उसी को कहा जाता है मानकी। क्या कहा जाता है? मानकी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मुंडा जनजाति में तलाक को कहा जाता है साकमचारी। कई बार पूछ चुका है, साकमचारी कहा जाता है मुंडा जनजाति में तलाक को। ठीक है, उसके बाद इसमें गोत्र पाए जाते हैं 340 से भी ज़्यादा, ऐसा रिजली के अनुसार है। ठीक है, रिजली के अनुसार मुंडा जनजाति में 340 से भी ज़्यादा गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान को बोला जाता है पाहन, और इसके प्रमुख देवता होते हैं सिंगबोंगा। कौन सा? सिंगबोंगा। ठीक है, उसके बाद प्रमुख देवी होती है देसावली।
कौन सी? देशावली, ठीक है। और पूर्वजों की जो आत्मा स्थल होता है उसे शासन दीरी कहा जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने क्या यहाँ पर देखा, अगर मोटा मिसाल देखें तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली बात ये, स्वयं को ये कहते हैं होड़ो को, अपनी भाषा को कहते हैं होड़ो जागर, इसके युवा गृह को बोलते हैं गीती ओड़ा, और इसके विवाह को बोला जाता है अरंडी, और इसके जो तलाक है वो बोला जाता है साकम चारी, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडा परगना शासन व्यवस्था में सचिव के रूप में कौन काम करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोड़ाईत काम करता है। और अगर हम गोड़ाईत की बात करते हैं तो इसका काम होता है ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था की, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद गांव का प्रधान को कहा जाता है मांझी, क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है, और इसका काम होता है लगान वसूलना, और विवाह संबंधी जितने भी अधिकार हैं वो मांझी को होता है। उसके बाद है जोग मांझी, और ये मांझी का सहायक होता है, और जो जोग मांझी का सहायक होता है उसे कहा जाता है जोग प्राणिक, क्या कहा जाता है? जोग प्राणिक कहा जाता है। उसके बाद है भगदो प्रजा, और भगदो प्रजा क्या होता है? जो भी गांव में झगड़े झंझट होते हैं उसके जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जो उसमें भाग लेके और अपना विचार विमर्श देते हैं उसे भगतो प्रजा कहा जाता है। उसके बाद है प्रमाणिक या प्राणिक, ये मांझी का सहायक होता है, या इसी को कह सकते हैं उपमांझी। उसके बाद होता है लासेर टंगाई, क्या होता है? लासेर टंगाई होता है जो गांव के प्रहरी की तरह काम करता है, बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करता है। कौन करता है? लासेर टंगाई। उसके बाद है चौकीदार, ये एक तरह का पुलिस होता है, ठीक है, और मांझी के आदेश अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कौन? चौकीदार, ठीक है। उसके बाद फिर परगना, समझिए परगना होता क्या है। परगना एक्चुअली 15 से 20 गाँव को मिला के जो बनता है उसे परगना कहा जाता है, और उसके जो प्रधान होते हैं यानी कि परगना के जो प्रधान होते हैं उसी को कहा जाता है परगनेत। क्या कहा जाता है? परगनेत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है देश मांझी, और देश मांझी होता है ये परगनेत का सहायक होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है दिशुम परगनेत, और दिशुम परगनेत ये सबसे उच्च अधिकारी होता है, यानी कि परगनेत से भी उच्च अधिकारी होता है। उसके बाद है विटलाहा, और विटलाहा ये संथाल जनजाति की सबसे बड़ी कठोर सज़ा मानी जाती है, सबसे कठोर सज़ा। लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर ये भोज कराता है या भंडारा कराता है पूरे गाँव को तो इसकी सज़ा को कम किया जा सकता है या माफ़ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, विटलाहा तो सबसे कठोर सज़ा हो गया, लेकिन सबसे हल्का सज़ा को कहा जाता है करेला दंड, जिसमें 5 रुपये से लेकर 150 रुपये का दंड होता है। कितना? 5 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का। उसके बाद गांव का धार्मिक प्रधान होता है नायके। कौन होता है? नायके गांव का धार्मिक प्रधान होता है, और नायके का जो सहायक होता है उसे कहा जाता है कुड़ाम नायके। क्या कहा जाता है? कुड़ाम नायके कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सा है? सबसे पहले तो मांझी है जो गांव का प्रधान होता है, उसके बाद है नायके जो गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद है विटलाहा जो कि संथाल जनजाति की सबसे कठोर सजा मानी जाती है। उसके बाद है लासेर टंगाई जो क्या होता है? गांव का प्रहरी होता है जो गांव को बाहरी आक्रमण से बचाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे परगनेत जो कि 15 से लेके 20 गाँव के मिला के बनता है परगना, और परगना के जो मुख्य अधिकारी होते हैं जो प्रधान होते हैं उसी को कहा जाता है परगनेत, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम संथाल जनजाति की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्कशन इसका भी करते हैं। अब देखिए संथाल जनजाति झारखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो पहली जनजाति कौन सी है भारत की? तो पहली जनजाति है भील और दूसरी है गोंड जनजाति, और भील और गोंड दोनों पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है मुंडा शासन भूमि में क्या रखते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वजों की हड्डियां रखते हैं। अब देखिए अगर हम शासन की बात करते हैं तो शासन क्या होता है? ये एक तरह का समाधि स्थल होता है जो मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर की शिलाखंड रखे जाते हैं, और उस पत्थर के शिलाखंड को कहा जाता है शासन दीरी, या इसी की भाषा में यानी कि मुंडा जनजाति की भाषा में कहा जाता है हड़गड़ी। क्या कहा जाता है? हड़गड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची जिले से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कनिष्क की तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के थे। किसके? महायान संप्रदाय के, ठीक है। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु में। कहाँ पर? लुम्बिनी कपिलवस्तु में। और इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था?
483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और इसका महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा, सारनाथ में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति कौन होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खड़िया राजा होता है। अब देखिए, अगर हम खड़िया जनजाति की बात करते हैं तो इनका काम है पालकी ढोना, और पालकी को स्थानीय भाषा में खड़खड़िया कहा जाता है, इसलिए इस जनजाति का नाम खड़िया जनजाति पड़ा। पहली बात तो ये। उसके बाद खड़िया जनजाति के 3 वर्ग में बांटा गया है। वो कौन कौन सा वर्ग है? सबसे पहले है दूध खड़िया, दूसरे नंबर पे है पहाड़ी खड़िया, इसी को सबर खड़िया कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है ढोलकी खड़िया, ठीक है। इसके युवागृह को कहा जाता है गीती ओ, और इसके वधुमूल्य को कहा जाता है गिनीड़तड़। क्या कहा जाता है? गिनीड़तड़ कहा जाता है। और इसके गांव के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, उसे प्रधान कहा जाता है, ठीक है। और जातीय पंचायत को खड़खड़िया जनजाति में धीरा के नाम से जाना जाता है, और धीरा का जो प्रमुख होता है उसे बांदिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांदिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनके प्रमुख देवता होते हैं बेला। कौन सा? बेला, या ठाकुर भी उन्हीं को कहा जाता है। और इसके धार्मिक प्रधान या तो दिवरी होते हैं या तो पाहन होते हैं, याद रखिएगा, या तो दिवरी या तो पाहन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जाति का पारंपरिक जातीय पंचायत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, मोची का, झोरा का और केवता का। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं तो आदिम जनजाति और सदानों में अपनी अपनी जातीय पंचायतें होती हैं। जैसे आपका लोहरा का होता है, मोची का, झोरा का, केवता का, कसेरा का, ठठेरा का, धोबी का, तूरी का, और भी बहुत सारे लोगों का जातीय पंचायत अलग अलग है। लेकिन अब सरकारी ग्राम पंचायत होने की वजह से इनके जो पारंपरिक जातीय पंचायतें हैं, अब इनका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सदानों के शारीरिक गठन में किसका असमावेशन लक्षण दिखाई देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, आर्य का, द्रविड़ का और ऑस्ट्रिक का। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सदान का, तो सदान होता क्या है? एक्चुअली ये झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन गैर जनजाति हैं। क्या है? गैर जनजाति हैं। दूसरा आपने सुना होगा दीकू। अच्छा, ये दीकू क्या होते हैं? दीकू वे लोग होते हैं जो झारखंड के बाहर से आए हैं, जो झारखंड के बाहर से आए हैं, अलग स्टेट से आए हैं, उसे कह सकते हैं दीकू, ठीक है। अब सदान के मुख्य पेशा क्या होता है? कृषि करना इनका मुख्य पेशा होता है। अच्छा, इनका भाषा इंपॉर्टेंट है। ये भाषा कौन बोलते हैं? तो खोरठा भाषा, पंच परगनिया, नागपुरी और कुरमाली, ये 4 भाषा ये बोलते हैं सदानी, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होड़ो बताते हैं, और अपनी भाषा को कहते हैं होड़ो जाकर। हमने कई बार इस वीडियो में बता चुका है। अब देखिए, अगर बात करते हैं मुंडा जनजाति की, तो कई बार हमने बताया है कि मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली जनजाति है संथाल जनजाति और दूसरी है उरांव जनजाति, ठीक है। उसके बाद मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? होड़ो को कहते हैं, और अपनी भाषा को होड़ो जाकर कहते हैं, ठीक है। और अपने तलाक को, यानी कि मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। और रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति में 340 से भी अधिक गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड विधायकी राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 सदनीय है। अब देखिए, अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो टोटल अभी सीटें हैं 81। याद रखिएगा, 82 सीटें नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही 126वां संविधान संशोधन विधेयक बना है, उसके बाद से झारखंड सहित 13 राज्यों में ये एंग्लो इंडियन की सीटें खत्म हो गई हैं, ठीक है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक है, लेकिन संविधान संशोधन पूछा जाए तो 104वां संविधान संशोधन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, 81 सीटें हैं टोटल, ठीक है। अब 81 में से एससी को कितना है, एसटी को कितना है और जनरल को कितना है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हम बात करते हैं झारखंड के विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी, और पहले उपाध्यक्ष थे बागुन सुम्बरई। याद रखिएगा, बागुन सुम्बरई, और बागुन सुम्बरई को झारखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि 84वां संविधान संशोधन से क्या हुआ है कि राज्य विधानसभा में सीटें एकदम फिक्स कर दी गई हैं 2026 तक। कितने? 2026 तक। कौन सा संविधान संशोधन से? तो 84वां संविधान संशोधन से, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए, एसटी का हमने पूछा था, तो एसटी का कितना होता है? 28, एससी का होता है 9 और जनरल का होता है 44। याद रखिएगा, जनरल का होता है 44, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए बिल्कुल आरक्षित जिला कौन कौन सा है? तो ये है लोहरदगा और गुमला है। कौन कौन सा है? लोहरदगा है और गुमला है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो 2019 विधानसभा चुनाव में हुआ क्या था? इसमें हुआ था, जेएमएम को मिला था 30
सीटें, ठीक है। जेएमएम को 30 सीटें, आजसू को 2 सीटें, जेवीएम को 3 सीटें और कांग्रेस को 16 सीटें, जिसमें आरजेडी को 1 सीटें मिली थी और निर्दलीय को 4 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में, ठीक है। अब देखिए 2019 के चुनाव से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे अधिक मत किनको मिला था, तो आलमगीर आलम को मिला था, ये पाकुड़ से थे और कांग्रेस के थे। और अभी क्या है, ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मिनिस्टर हैं, कौन, आलमगीर आलम जो पाकुड़ से हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए कि सबसे कम मत किनको मिला था, तो किस्कू राम को मिला था। किसको मिला था, सोनाराम किस्कू को। किसको, सोनाराम किस्कू को। और ये कहाँ से थे, लोहरदगा से थे। अगर पूछा जाए कि सबसे उम्र दराज यानी कि सबसे अधिक उम्र वाले कौन थे, तो रामेश्वर उरांव थे, जो कि 72 वर्ष के हैं। कितने, 72 वर्ष के। और ये इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था लोहरदगा था। और अभी जो रामेश्वर उरांव हैं वो वित्त मंत्री हैं। कौन है, वित्त मंत्री हैं। अच्छा, पूछा जाए कि सबसे कम उम्र की कौन थी, तो वो थी अंबा प्रसाद। कौन थी, अंबा प्रसाद, जो कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। अब देखिए 1831 से 32 में जो कोल विद्रोह हुआ था उसमें हो जनजाति और मुंडा जनजाति दोनों ने भाग लिया था। पहली बात तो ये हो गई। और ये आंदोलन का सबसे प्रमुख जो कारण था वो भूमि संबंधी असंतोष था, ठीक है। अब देखिए जितने भी विद्रोह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले है सिद्धू कान्हू विद्रोह, या जिसे को हम संथाल विद्रोह कहते हैं। 1855 से 56 में हुआ। कब हुआ, 1855 से 56 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है बिरसा आंदोलन। ये कब हुआ था, 1895 में हुआ था, बिरसा मुंडा के द्वारा। और बिरसा मुंडा को धरती आबा और भूपिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन, और इसकी शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन को प्रथम आदिवासी अहिंसक आंदोलन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भूमिज आंदोलन, और भूमिज आंदोलन हुआ था 1832 से 33 में। 1832 से 33 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंगा नारायण इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट हमने बताया अभी कोल विद्रोह 1831 से 32। उसके बाद है सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन हुआ 1870 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा, तो लाल हेम्ब्रम के द्वारा। और लाल हेम्ब्रम के द्वारा ही राम नाम का मंत्र दिया गया था सफाहोड़ आंदोलन के दौरान ही। नेक्स्ट है झारखंड में सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डोरंडा, रांची में हुआ था। अगर हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण की, तो नेशनल लेवल पे सबसे प्रमुख कारण ये था कि उस समय एक बंदूक यूज़ होता था ब्राउन बेस, ठीक है। और उसकी जगह पे राइफल शुरू हो गया, इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया, जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि सुअर और गाय का चर्बी यूज़ किया गया है। और उस राइफल के जो ऊपरी भाग है उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता था कि मुंह को लगाना पड़ता था, ठीक है, जिसके कारण उसके धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचता था। इसलिए फिर हुआ क्या कि लोग मना कर दिए उस राइफल को चलाने से, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता होगा कि 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने क्या किया कि लेफ्टिनेंट बाग को और ह्यूसन की हत्या कर दी गोली मारकर। ऐसा काम उन्होंने 29 मार्च को किया, ठीक है। उसके बाद मंगल पांडे को क्या किया कि 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में इनको फांसी दे दी गई। अब यहीं से शुरुआत हो जाता है 10 मई 1857 का विद्रोह शुरू हो जाता है मेरठ से, ठीक है। और अगर हम झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में इसकी शुरुआत होती है देवघर के रोहिणी नामक गांव से। अब रोहिणी की अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू होता है 12 जून को, ठीक है। 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर से इसकी शुरुआत हो जाती है। और रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा अजय नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं झारखंड में 1857 के विद्रोह की, तो सबसे पहले बात करते हैं हजारीबाग में कहाँ से शुरू हुआ। तो हजारीबाग में शुरू हुआ था 30 जुलाई को। कब, 30 जुलाई को। नेतृत्वकर्ता उसमें कौन थे, सुरेंद्र शाही उस समय नेतृत्वकर्ता थे। अच्छा, रांची में हुआ 2 अगस्त को। कब हुआ, रांची में 2 अगस्त को हुआ। और यहाँ पे नेतृत्वकर्ता थे माधव सिंह, नादिर अली खां, उसके बाद जयमंगल पांडे, ये सारे के सारे नेतृत्वकर्ता थे रांची में। उसके बाद अगर हम मानभूम की बात करते हैं तो मानभूम में 5 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई संथालों के द्वारा। किसके द्वारा, संथालों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं सिंहभूम में, तो सिंहभूम में ये 3 दिसंबर को शुरू हुआ, 3 सितंबर को ये शुरू हो गया, जिसमें नेतृत्व करता थे भगवान सिंह,
रामनाथ सिंह और राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पलामू में ये 26 सितंबर को शुरू हुआ था। कब? 26 सितंबर को। और किनके द्वारा? नीलांबर पीतांबर के द्वारा शुरू हो गया था। ठीक है, अच्छा एक और पूछा जाता है इसमें फैक्ट कि रामगढ़ बटालियन का उस समय मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो रांची हुआ करता था, याद रखिएगा। कहाँ पर? रांची में। ठीक है, उसके बाद 2 अक्टूबर 1857 का विद्रोह हुआ चतरा का। चतरा का युद्ध हुआ है 2 अक्टूबर 1857 को। किसके किसके बीच हुआ है? मेजर इंग्लिश और दूसरे तरफ थे जयमंगल पांडे और नादिर अली खां। ये दोनों के बीच में चतरा का युद्ध होता है 2 अक्टूबर को। उसके बाद इनको 4 अक्टूबर को, यानी कि जयमंगल पांडे को और नादिर अली खां को, दोनों को फांसी दे दी जाती है 4 अक्टूबर को। कहाँ पर फांसी दी जाती है? तो चतरा पंस्याहारी तालाब के निकट इनको फांसी दे दी जाती है आम के वृक्ष पर लटका कर। ठीक है, उसके बाद 1857 के विद्रोह से ही संबंधित है, आपको याद होगा, शेख भिखारी और डकैत उमराव सिंह। इनको फांसी दी जाती है 8 जनवरी 1858 को। कब? 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी जाती है। कहाँ पर? चुट्टू पालू घाटी में। कहाँ पर? चुट्टू पालू घाटी में फांसी दे दी जाती है। किनको? शेख भिखारी और डकैत उमराव सिंह को। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि नीलांबर पीतांबर जो 26 सितंबर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, कहाँ पर? पलामू में किए थे। इनको फांसी कब दी गई थी? याद रखिएगा, नीलांबर पीतांबर को फांसी दी गई थी 28 मार्च 1859 को। कब? 28 मार्च 1859 को इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पर? लेस्लीगंज पलामू में दी गई थी, एक आम के पेड़ पर लटकाकर। उसके बाद 1857 के विद्रोह से ही संबंधित है विश्वनाथ सहदेव, और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो याद रखिएगा, इनको फांसी दी गई थी रांची के जिला स्कूल के पास। कब दी गई थी? 16 अप्रैल को दी गई थी विश्वनाथ सहदेव की, और 21 अप्रैल को रांची जिला में ही दी गई थी, रांची जिला के जिला स्कूल में ही दी गई थी। 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को, याद रखिएगा, गणपत राय को 21 अप्रैल को और विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद 26 सितंबर को नीलांबर पीतांबर ने पलामू में नेतृत्व किया था। इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी लेस्लीगंज पलामू में। कब दी गई थी? तो 28 मार्च 1859 को फांसी दी गई थी नीलांबर पीतांबर को, एक आम के पेड़ पर लटकाकर। अब देखिए 1857 से कुछ और फैक्ट बनता है कि उस समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन हुआ करता था? तो याद रखिएगा, डाल्टन हुआ करता था। कौन? डाल्टन। और हजारीबाग और चतरा का उपायुक्त कौन हुआ करता था? तो सिम्पसन हुआ करता था। याद रखिएगा, कौन? सिम्पसन। ठीक है, और एक चीज़ और पूछा जाता है कि संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, राजा अर्जुन सिंह ने किया था। किसने? राजा अर्जुन सिंह ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए शॉर्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि रोहिणी देवघर से इसकी शुरुआत होती है 12 जून 1857 को, हजारीबाग में 30 जुलाई को, रांची में 2 अगस्त को, मानभू में 5 अगस्त को, और सिंहभूम में 3 सितंबर को, और पलामू में 26 सितंबर 1857 को। ठीक है, जिसमें सिंहभूम में भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के द्वारा, और राजा अर्जुन सिंह भी थे सिंहभूम में। अभी हमने बताया कि संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो अर्जुन सिंह ने किया था। इसके अलावा भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने भी किया था। और 26 सितंबर को नेतृत्व किसने किया था? तो नीलांबर पीतांबर ने किया था। और इनको फांसी कब दी गई थी? तो अभी हमने बताया था कि 28 मार्च 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ पर लटकाकर। तो मेन इंपॉर्टेंट अब यहाँ से याद रखना ये है कि 1857 के विद्रोह झारखंड में 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर से शुरू हुआ था। और नेशनल लेवल पर अगर पूछा जाए तो मेरठ यूपी से शुरू हुआ था 10 मई को। कब? 10 मई को। ठीक है, उसके बाद देखिए 1857 से रिलेटेड कुछ और थोड़ा सा फैक्ट बचा हुआ है। उसमें ब्रिटेन के पीएम कौन थे? पाल्मस्टन थे। कौन थे? पाल्मस्टन। याद रखिएगा, पाल्मस्टन उस समय के पीएम थे। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 का जो प्रतीक था, वो प्रतीक क्या था? तो प्रतीक भी याद रखिएगा, कमल और रोटी इसका प्रतीक था। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं 1857 से। और 1857 से रिलेटेड सेपरेट एक अलग वीडियो बना हुआ है, आप उसे जाके ज़रूर देखिए। उसमें बहुत डिटेल्ड में MCQs के साथ बताया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1857 की क्रांति, झारखंड और नेशनल लेवल दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब जरूर जाकर देखिए। नेक्स्ट है, बिरजू को 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई। ये संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। नेक्स्ट है, झारखंड के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 सीटें हैं। अब 6 सीटों में से 4 हैं बीजेपी के, 1 है कांग्रेस के और 1 है JMM के। अब देखिए 4 बीजेपी के कौन कौन से हैं? महेश पोद्दार, मुख्तार अब्बास नकवी, समीर उरांव और दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश 2020 में चुने गए हैं और ये झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए JMM से हैं शिबू सोरेन।
जेएमएम से कौन है, शिबू सोरेन है, और ये भी 2020 में चुने गए हैं। यानी कि 2020 में शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश चुने गए हैं, दोनों के दोनों 2020 में चुने गए हैं। अच्छा, कांग्रेस से कौन है, कांग्रेस से है धीरज साहू। कौन है, धीरज साहू, ठीक है। राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में है। देखिए एक शब्द याद रखिएगा, सरला। क्या याद रखिएगा, सरला। आसान हो जाएगा क्या कि संसद का जिक्र है 79 आर्टिकल में, ठीक है, 79 आर्टिकल में। राज्यसभा का है 80 में और लोकसभा का है 81 में। कितना, 81 में है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल 8 आदिम जनजाति हैं, ठीक है। टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है, 32 है, और 32 में से 8 क्या हैं, आदिम जनजातियाँ हैं। अब देखिए 8 आदिम जनजाति कौन कौन से हैं, असुर, बिरहोर, विराजिया, कोरबा, माल पहाड़िया, परिया, सौरिया पहाड़िया और सबर है, ठीक है। कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, असुर, विरहोर, विराजिया, कोरबा, माल पहाड़िया, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और सबर, ये 8 जनजातियां हैं, आदिम जनजातियां हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से भी याद रखिएगा कि 31वीं जनजाति थी कौन, कंवर। कंवर 31वीं जनजाति, और 32वीं जनजाति थी कौन सी, याद रखिएगा कोल जनजाति 32वीं जनजाति थी, ठीक है। और ये 2003 में 8 जनवरी 2003 में भारत सरकार ने 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में सेवा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उरांव जनजाति में, मुंडा जनजाति में और संथाल जनजाति में, तीनों में सेवा विवाह का प्रचलन है। अब देखिए विवाह से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम एक जगह पे इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि क्रय विवाह का प्रचलन संथाल में, मुंडा में, हो में, उरांव में, खड़िया में और विरहोर जनजाति में है। उसके बाद विनिमय विवाह का प्रचलन प्रायः सभी जनजाति में होती है। विधवा विवाह संथाल में, उरांव में और मुंडा में। सेवा विवाह संथाल में, उरांव में, मुंडा में और विरहोर में, याद रखिएगा, सेवा विवाह संथाल में, उरांव में, मुंडा में और विरहोर में। और हट विवाह होता है विरहोर में और हो में। सह पलायन विवाह यानी कि मुंडा जनजाति में, खड़िया में और विरहोर में। हरन विवाह उरांव में, मुंडा में, हो में, खड़िया में, विरहोर में और सौरिया पहाड़ी में। नेक्स्ट है, झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 20 है। और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? याद रखिएगा, रवि रंजन है। कौन है? रवि रंजन है। और प्रथम थे विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता प्रथम थे। स्थापना कब हुई थी झारखंड उच्च न्यायालय की? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 21वां नंबर का था। कौन था? 21वां नंबर का था। और अगर हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान में भारत में टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो टोटल अभी 25 है, जिसमें 25वां नंबर पे कहाँ पर है? ये अमरावती में है। याद रखिएगा, अमरावती में है। और उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं प्रथम JP माहेश्वरी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 214 में ये जिक्र है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, आर्टिकल 214 के तहत। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अभी न्यायाधीश कौन है? तो 47वें नंबर के हैं शरद अरविंद बोबड़े। और 48th भी नामित हो चुके हैं। वो कौन बनेंगे? 48 नंबर के बनेंगे NV रमन्ना। याद रखिएगा, NV रमन्ना ये 48 नंबर के बनेंगे। अच्छा, प्रथम कौन थे? प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कान्या। कौन थे? हीरालाल जे कान्या थे। और बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थी महिला में, तो वो थी फातिमा बीबी। ठीक है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई नहीं बनी है, बल्कि सिर्फ न्यायाधीश बनी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की फातिमा बीबी। ठीक है। तो ये दो डिफरेंस याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी नहीं बनी है, न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी। ठीक है। अगर बात की जाए कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी और हिमाचल प्रदेश की बनाई गई थी। हालांकि ये दिल्ली उच्च न्यायालय में भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता किसके समान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। अब देखिए, प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। ये अनुच्छेद 165 में जिक्र है। कौन से अनुच्छेद? 165 में जिक्र है। और अभी वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता कौन है? राजीव रंजन है। कौन है? राजीव रंजन। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम कौन थे, तो मंगलमय बनर्जी थे। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इतने सारे फैक्ट आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है दालमा पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी तट पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वर्णरेखा नदी तट पर स्थित है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं दालमा की, तो यह दालमा है कहाँ पर? यह दालमा है पूर्वी सिब्बू में, और पूर्वी सिब्बू में ही एक दालमा अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कब? 1976 में, ठीक है। और ये हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और आपको याद होगा कि 1992 में प्रथम हाथी परियोजना की शुरुआत दालमा अभयारण्य से ही की गई थी, याद रखिएगा। और सारंडा का वन क्षेत्र हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है? पूर्वी सिब्बू में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा नदी की जो प्रारंभ है यानी कि उद्गम है वो कहाँ से होता है? नगड़ी रांची से होता है, और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, और इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 470 किलोमीटर है। कितनी है? 470 किलोमीटर है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही है हुंडरू जलप्रपात, याद रखिएगा। और ये झारखंड की सबसे बड़ी दूसरी जलप्रपात है, ठीक है। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। और पहला कौन सा है? पहला सभी को पता है, बूढ़ाघाट जलप्रपात लातेहार है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? लातेहार टोरी से है। कहाँ से है? लातेहार टोरी से है। और इसका मुहाना कहाँ पर है? हुगली नदी, जो कि वेस्ट बंगाल में बहती है। और इसकी कुल लंबाई अगर हम बात करेंगे तो 592 किलोमीटर है। कितना है? 592 किलोमीटर है। लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। अगर अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो अपवाह क्षेत्र होता है 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 12,800 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दामोदर नदी को ही देव नदी कहा जाता है, और बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे गंदी नदी है, और झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? दामोदर नदी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अजय नदी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, तो इसका जो उद्गम हुआ है मुंगेर बिहार से, और इसका जो मुहाना है वो कहाँ पर है? इसका मुहाना है दक्षिणी कोयल, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, तो बोकारो जिला कब बना था? 1991 में बोकारो जिला बना था। और जिस समय बोकारो जिला बना था उसी समय चतरा और गढ़वा भी जिला बना था, यानी कि 1991 में बोकारो, गढ़वा और चतरा जिला बना था, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जादू पटिया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जादू पटिया की, तो ये संथाल जनजाति में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और स्पेशली दुमका में काफ़ी प्रसिद्ध है ये। अब जादू का अगर हम बात करते हैं तो जादू का अर्थ होता है चित्रकार, और पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़ा का टुकड़ा। मतलब जादू पटिया का मतलब ये हो गया कि कागज या कपड़े के टुकड़ा पर बनाया जाने वाला चित्र, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं चित्रकला की, तो सोहराय आपने सुना होगा, सोहराय और कोहबर को GI टैग मिल चुका है, ठीक है। और ये सोहराय हजारीबाग में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और कोहबर आप जानते होंगे कि विरहोर जनजाति में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा एक साथ किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंसई नृत्य, और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो बाहा नृत्य ये सरहुल या बाहा पर्व के अवसर पर किया जाता है फागुन महीने में, और ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, और इसका प्रस्तुति जाहिर या सरना स्थल पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोहा की, तो दोहा बैसाख माह में शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं दोंगेड़, तो दोंगेड़ ये संथाली पुरुष द्वारा जेठ माह में किया जाता है सामूहिक शिकार के अवसर पर, ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं दोंगड़े की, तो ये कौन से माह में? जेठ माह में। दोहे की बात करते हैं तो ये बैसाख माह में, बाहा ये फागुन माह में। इसके अलावा एक और नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है, आप जानते हैं छऊ नृत्य। छऊ नृत्य के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। छऊ नृत्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि ये स्टार्ट हुआ था सरायकेला खरसावां से, और इसका विस्तार अभी उड़ीसा के मयूरभंज में है, और पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में भी है। और ये जो नृत्य है छऊ नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन हुआ था 1938 में, याद रखिएगा 1938 में। किसके द्वारा किया गया था? तो शुभेंदु नारायण सिंह के द्वारा, ठीक है। शुभेंदु नारायण सिंह के द्वारा 1938 में विदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। एक और फैक्ट याद रखिएगा कि 1941 ईस्वी में महात्मा गांधी के सामने भी ये नृत्य प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 2010 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया। कब? 2010 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। और वर्तमान समय में इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, यानी कि प्रमुख नर्तक कौन है? तो प्रभात कुमार है, याद रखिएगा वर्तमान में ये प्रभात कुमार नृत्य कलाकार है।
नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांसा के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों वाला गांव मलूटी किस वंश से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश से संबंधित है। अगर हम मलूटी की बात कर रहे हैं तो ये दुमका से 55 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है और ये गाँव द्वारका नदी के तट पर स्थित है और टोटल मंदिर हुआ करते थे 108, लेकिन क्षरण के कारण अभी मात्र 72 मंदिर बचे हुए हैं। ठीक है, और इसे 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी में द्वितीय स्थान मिला था। कौन सा? द्वितीय स्थान मिला था। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है। और इन मंदिरों का निर्माण सुप्रसिद्ध चालार रीति से की गई है। कौन सी रीति से? चालार रीति, याद रखिएगा, चालार रीति से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है भुवनेश्वर मंदिर। तो भुवनेश्वरी मंदिर है जमशेदपुर में, वैद्यनाथ मंदिर है देवघर में, छिन्नमस्तिका मंदिर है रजरप्पा रामगढ़ में, भद्रकाली मंदिर है इटखोरी चतरा में, जैन मंदिर है गिरिडीह में, देवड़ी मंदिर रांची में, पहाड़ी जगन्नाथ, ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? रांची में है। उसके बाद नरसिंह धाम हजारीबाग में है, कालेश्वरी मंदिर चतरा में है, पारसनाथ मंदिर गिरिडीह में और झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में है। उसके बाद मदन मोहन मंदिर बेवड़ैया रांची में है, नौलखा मंदिर देवघर में, राम लक्ष्मण मंदिर देवघर में, काली दुर्गा मंदिर देवघर में। उसके बाद वासुकीनाथ मंदिर वासुकीनाथ धाम दुमका में। उसके बाद सती मंदिर रांची में, काली देवी मंदिर मैथन धनबाद में, पार्श्वनाथ मंदिर चतरा में और प्राचीन जैन मंदिर मधुबन गिरिडीह में, टांगीनाथ मंदिर मंझगांव गुमला में, अंजन धाम गुमला में है, महामाया मंदिर भी गुमला में है, सूर्य मंदिर बुंडू रांची में। फिर उसके बाद बेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी शिवभूमि में, वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे गुमला में, श्रीवंशीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा में। उसके बाद सोमेश्वर नाथ मंदिर सोरैया दुमका में। उसके बाद पांडेश्वर नाथ मंदिर सोरैया हाट दुमका में ही और हल्दी घाटी का मंदिर आपका गुमला में है। नेक्स्ट है, झारखंड के संगीत के संदर्भ में सही कथन है। पहला है आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय, ये पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है, ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय। नेक्स्ट है, किस वर्ष मुंडा दुरंग प्रकाशित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। और ये मुंडा दुरंग किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो WG आर्चर के द्वारा। और इसमें मुंडा दुरंग में मुंडा लोकगीतों का संकलन है। नेक्स्ट है, अरण्यर अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है, यह निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंगाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओल चिकी है। और ओल चिकी लिपि के आविष्कारक है पंडित रघुनाथ मुर्मू। कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू है और इन्होंने 1941 में इसके आविष्कार किए थे। कब? 1941 में। नेक्स्ट है, लोद्रो सोमधी कहानी संग्रह किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्यारे करकट्टा की है। इसके अलावा प्यारे करकट्टा की दो और रचना है। कौन कौन सा है? जामा बहार और मुड़ सिड़की। कौन कौन सा है? जामा बहार और मुड़ सिड़की। नेक्स्ट है, द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वप्निल पांडे ने लिखी है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, निकिता सिंह की, तो इनकी भी कुछ रचना है। कौन कौन सी है? लव @फेसबुक, उसके बाद है एक्सीडेंटली इन द लव, और तीसरा नंबर पे है एवरी टाइम इट्स रेन, और चौथा है द रीजन इज़ यू। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं ज्ञान सिंह की, तो इनकी रचना है सम लिव लव। कौन सा है? सम लिव लव। उसके बाद है तीसरा नंबर पे तुहिन सिन्हा, और तुहिन सिन्हा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। पहली पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरेंस, दूसरी है डैडी द बर्थ ऑफ फादर, और तीसरा है द एज ऑफ पावर। इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तक लिखी हुई हैं, लेकिन हमने महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 26 जून 1980 को। कब हुआ था? 26 जून 1980 को इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? रांची विश्वविद्यालय रांची में है, 1960 में स्थापना हुई। उसके बाद सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका में 1992 में स्थापना हुई। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग 1992, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची 1981। हालांकि इसकी स्थापना हुई है 26 जून 1980 को। कब? 26 जून 1980 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा 2009, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर 2009, और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद 1926।
नेक्स्ट है बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में 1955 में, और हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रांची में 1972 में, और उसके बाद है केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची में है 2009 में इसकी स्थापना हुई, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची में 1966 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में है 2016 में इसकी स्थापना हुई, और विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में है 2017 में स्थापना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में 2017 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद में 1949 में इसकी स्थापना हुई, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में 1960 में इसकी स्थापना हुई, और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये रांची में स्थित है। ठीक है, उसके बाद और अगर हम बात करते हैं तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT धनबाद में 1926 में इसकी स्थापना हुई, और ट्रैवल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान रांची में है 1952 में इसकी स्थापना हुई। और नेक्स्ट है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में 1912 में स्थापना, और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र है रांची में 1963 में इसकी स्थापना हुई है, और सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल है हजारीबाग मेरू में 1966 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में है 1954 में इसकी स्थापना हुई, और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय तिलैया में है 1984 में इसकी स्थापना हुई, और हजारीबाग सैनिक स्कूल तिलैया में है 1963 में इसकी स्थापना हुई, और झारखंड न्यायिक अकादमी रांची में है इसकी स्थापना 2002 में हुई। नेक्स्ट है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में 1925 में इसकी स्थापना हुई, और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है 1974 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक सभी छात्रों को उपहार में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि MGM मेडिकल कॉलेज। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना रांची में हुई थी 1960 में। ठीक है, उसके बाद है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, ये धनबाद में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। अब इसका नाम चेंज हो गया है, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल इसका नाम हो गया है। नेक्स्ट है झारखंड में प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमशेदपुर में है। अब देखिए स्टेडियम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है किनन स्टेडियम, और किनन स्टेडियम कहाँ पर है? ये जमशेदपुर में है। बिरसा स्टेडियम रांची में, गोल्फ मैदान धनबाद में, दिगवाड़ी स्टेडियम धनबाद में, शताब्दी स्टेडियम रांची में, मेकन स्टेडियम रांची, जयपाल सिंह स्टेडियम रांची, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो, हजारीबाग स्टेडियम हजारीबाग, उसके बाद चाईबासा स्टेडियम चाईबासा, और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर, रेलवे स्टेडियम धनबाद, टाटा स्पोर्ट्स जमशेदपुर, उसके बाद इंडोर स्टेडियम दुमका, और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में, और BMP मैदान रांची में, रेलवे स्टेडियम रांची में, खेलगांव रांची में, और झारखंड क्रिकेट स्टेडियम भी रांची में। तो ये सारे के सारे क्या हैं? स्टेडियम है, और यहाँ से कोई न कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है झारखंड में निम्न में से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निक्की प्रधान। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की दीपिका कुमारी की, तो दीपिका कुमारी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक दिलाई थी। ठीक है, और 2012 में इनको अर्जुन पुरस्कार, और 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 2016 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि 2021 में किसको मिला था, तो सरायकेला के रहने वाली छूटनी देवी को मिला था डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पुणे में संपन्न हुई सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। नेक्स्ट है झारखंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 सितंबर 2018 को विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ 8 विकेट लिए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस नदीम ने 8 विकेट लिए थे। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता कौन कौन सा जीता? T20 विश्व कप जीता, ICC चैंपियन ट्रॉफी जीता, और ICC ODI विश्व कप जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं T20 विश्व कप, तो ये कब जीता था? 2007 में, याद रखिएगा 2007 में, और 2007 में इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। और ICC चैंपियन ट्रॉफी कब जीता था? 2013 में। और ICC ODI विश्व कप कब जीता है? 2011 में। कब? 2011 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो 2007 में इनको
झारखंड खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 में ही मिला था और पद्मश्री पुरस्कार इनको 2009 में मिला है। कब मिला है? 2009 में। और 2018 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड से। ठीक है, उसके बाद देखिए इनको खेल भावना पुरस्कार भी मिला है रिसेंटली ही, और 2014 में इन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया था और 15 अगस्त 2020 को ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट है, खाना पूरे के समय कितने प्रकार के रेहन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के रेहन होते हैं। नेक्स्ट है, पूरे गाँव का एक ही सिलसिलेवार नंबर के साथ बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेसरा। नेक्स्ट है, CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 अध्यायों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए CNT एक्ट से रिलेटेड जितने भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे, सारे के सारे हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि CNT एक्ट का प्रारूप तैयार हुआ था 1903 ईस्वी में। कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। और इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन H हॉफमैन ने किया था। किसने? जॉन H हॉफमैन ने किया था। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 को ये लागू हो गया था। कब लागू हुआ था? 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, और ये टोटल 18 जिलों में लागू हुआ था। 18 जिलों में लागू हुआ था, जिसमें 4 प्रमंडल शामिल थे। ठीक है, उसके बाद अध्याय की अगर बात करते हैं तो टोटल 19 अध्याय थे। कितने? टोटल 19 अध्याय और 271 धारा। अभी तक इसमें 26 संशोधन किए गए हैं। कितने? 26 संशोधन किए गए हैं, जिसमें पहला संशोधन किया गया था 1920 ईस्वी में। ठीक है, और लास्ट टाइम किया गया है 2016 में। ठीक है, 2016 में लास्ट टाइम। और इसे बनाने में खर्च टोटल 16 लाख रुपए का आया था। याद रखिएगा, 16 लाख रुपए का। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले डिस्कस किया कि प्रारूप तैयार हुआ था 1903 ईस्वी में, और इसके ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन H हॉफमैन ने। लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। 4 प्रमंडल में लागू होता है, यानी कि 18 जिले में लागू होता है। 19 अध्याय हैं, 271 धारा हैं। टोटल 26 संशोधन हो चुका है, जिसमें पहला संशोधन हुआ था 1920 में और लास्ट टाइम हुआ है 2016 में। खर्च आया था 16 लाख रुपए। तो इतने सारी चीज़ हम यहाँ से डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट CNT एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1908 ईस्वी में लागू किया गया था, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किसके लिए बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये संथालों के लिए बनाया गया है। अब देखिए SPT से रिलेटेड यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये कि लागू हुआ था ये 1949 ईस्वी में। कब लागू हुआ है? 1949 में ये लागू हुआ है। अध्याय इसमें टोटल 9 है और धाराएँ टोटल 72 हैं। अध्याय 9 है और टोटल धारा 72 है। ठीक है, और इसमें 2016 में संशोधन किया गया था धारा 13 में 2016 में संशोधन किया गया था। और 66वां संविधान संशोधन 1990 से 9वीं अनुसूची में से शामिल किया गया है। याद रखिएगा, 66वां संविधान संशोधन 1990 से 9वीं अनुसूची में डाला गया है, लेकिन धारा 53 को छोड़कर 66वां संविधान संशोधन 1990 से 9वीं अनुसूची में डाला गया है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि धारा 53 को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, CNT एक्ट बनाने में किस अंग्रेज अधिकारी का योगदान रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों। नेक्स्ट है, SPT एक्ट के तहत कोई रैयत किसकी अनुमति के बिना अपनी जोत या अपने साथ बंदोबस्त भूमि में पीने या सिंचाई प्रयोजन के लिए बांध, आहार, तालाब, कुआं आदि का निर्माण या खुदाई कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर यह है कि बांध, आहार, तालाब या कुआं में किसी प्रकार का क्षति होता है तो उसका सही निर्णय लेने का अधिकार होगा उपायुक्त के पास। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, कोई मूल रैयत किसके अनुमति के बिना किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि बंदोबस्त नहीं करेगा? 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त के आदेश के बिना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, SPT एक्ट की धारा 34 के तहत गांव के बंजर भूमि का समुचित भाग किसकी राय से बंदोबस्ती की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ग्राम प्रधान, मूल रैयत और उपायुक्त तीनों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, SPT एक्ट के किस धारा के तहत बंदोबस्त की गई भूमि अगर 5 वर्ष की अवधि तक आबाद नहीं की गई तो उपायुक्त द्वारा बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 33 के तहत। याद रखिएगा, धारा 33 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में टेनेसी एक्ट में परिवर्तन किस कानून के तहत किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि बटाईदार कानून के तहत। और इस कानून के तहत क्या था कि कुल फसल का 2/3 फसल किसको मिलेगा, बटाईदार को मिलेगा, और 1/3 भाग किसको प्राप्त होगा, मालिक को, यानी कि जो ज़मीन के मालिक है उसे प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून 1951 के तहत किसानों को कितने श्रेणी में बांटा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 4 श्रेणी में बांटा गया है। वो 4 श्रेणी कौन कौन सा है, पहला है भूमिधन, दूसरा है सीरदार, और तीसरा है आसामी, और चौथा क्या है, आदिवासी। कौन कौन सा है, पहला है भूमिधन, दूसरा है सीरदार, और तीसरा है आसामी, और चौथा है आदिवासी। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल्स के पास कितनी ऊंचाई से गिरती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 322 फीट की ऊंचाई से गिरती है, और मीटर में पूछा जाए तो 98 मीटर। और ये सोर्स लिया गया है मनीष रंजन बुक। हमने जब देखा ranchi.nic.in के वेबसाइट पर, तो वहाँ पे इसका हाइट दिया हुआ है टोटल 320 फीट दिया हुआ है। कितना, 320 फीट दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। पश्चिमी या उत्तरी राज्य के पठार को स्थानीय स्तर के किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पाट क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो पाट क्षेत्र कौन कौन से जिला के अंतर्गत आता है, तो लातेहार, गुमला और लोहरदगा, ये 3 जिले में आता है पाट क्षेत्र। नेक्स्ट है उच्चतर रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तट से कितनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2500 से 3600 फीट। नेक्स्ट है घाघरे जलप्रपात कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये नेतरहाट में स्थित है। और नेतरहाट कहाँ पर स्थित है, लातेहार में है। अब जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम एक साथ रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, ये लातेहार में है। हुंड्रू रांची में है। जोन्हा या गौतम धारा रांची में है। उसके बाद दसम जलप्रपात, ये भी रांची में है। पंचघाघ खूंटी में, गौतम घाघ लातेहार में। याद रखिएगा ये गौतम घाघ है और वो गौतम धारा है जो कि रांची में है, और ये गौतम घाघ लातेहार में है। उसरी धनबाद में है। मोनीडे धनबाद में है। हेनरी पश्चिमी शिबू में है। उसके बाद सदनी घाघ गुमला में है। मोतीचरा राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में है। घाघरी लातेहार में है। रजरप्पा रामगढ़ में है। नागफेनी गुमला में है। और घड़घड़िया कहाँ पर है, ये लोहरदगा में है। और मालूदा चतरा में है। उसके बाद और भी है धारागिरी पूर्वी सिबू में है। गुरसेंदू गढ़वा में है। बलचौरा गढ़वा में, शुक्लदरी गढ़वा में, सोनुआ रांची में, तमासिन है चतरा में। उसके बाद सेरका है गुमला में। बोकारो है हज़ारीबाग में। और प्रेमा घाघ है कहाँ पर, ये गुमला में है। उसके बाद है हेसातू घाघ गढ़वा में है। उसके बाद गूंगा झांझ ये आपका गढ़वा में है। बाघ मुंडा गुमला में है। सुगा काटा सिमडेगा में है। और पंचगढ़ ये खूंटी में है। सातवागन ये कोडरमा में है। कांति लातेहार में है। और हेपाद कहाँ पर है, गुमला में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरम्बे को जाना जाता है। और यहाँ नागवंशी और रक्सेल राजाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये गुमला जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और गुमला जिले में यानी कि कोरम्बे में क्या है, वासुदेव राय की मंदिर है, याद रखिएगा। अगर हम सारंडा वन की बात करते हैं तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, और ये बहुत बड़ा वन है, याद रखिएगा। सारंडा वन झारखंड के सबसे बड़ा वन है। अगर हम बात करते हैं देवघर की तो ये मंदिरों का शहर है, और वैद्यनाथ मंदिर भी यहाँ पर है। उसके बाद नौलखा मंदिर भी देवघर में ही है। राम लक्ष्मण मंदिर भी देवघर में है। और काली दुर्गा मंदिर भी देवघर में है। और देवघर को इसीलिए क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। लेकिन मंदिरों का गाँव अगर पूछा जाए तो मल्लूटी है जो कि दुमका में है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं गुमला की, तो गुमला में कौन कौन सा मंदिर है। अंजन धाम गुमला में ही है। महामाया मंदिर गुमला में ही है। और हल्दी घाटी का मंदिर भी कहाँ है, ये गुमला में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सही आंसर है 2.42%। 2.42% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एक्चुअली कितना है, 2.42% है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कितना है, 2.72% है। कितना है, 2.72%। ठीक है, और ये जो झारखंड है बिहार के लगभग 46% भूभाग को काट कर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है झारक्राफ्ट को किस वर्ष स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड का कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29.55%। लेकिन अगर हम 2019 के वन रिपोर्ट की बात करते हैं तब ये रिपोर्ट चेंज हो जाएगा और 29.62% है। कितना है, 29.62% है। ठीक है, इसके अलावा देखिए
झारखंड के वन रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि आपने सेट 1 और सेट 2 में कंप्लीट डिस्कशन देखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे रिवीजन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 2019 का हम वन रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसका प्रतिशत कितना है, 29.62% है। पहली बात तो ये हो गई। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा हर ये 2 साल में ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो कि नवीनतम 2019 में जारी किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राज्य का कुल वन क्षेत्रफल की तो कितना है, 23,611 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। कितना है, टोटल 3,366 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 3,366 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है जामताड़ा, जो कि 100 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो लातेहार है। प्रतिशत की बात करते हैं तो 56.02% है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है चतरा। कितना है, 47.80%, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद रामगढ़ एकमात्र ऐसा जिला था जो कि 2017 की अपेक्षा 2019 में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ रामगढ़ जिला में। ठीक है, इस तरीके से वन रिपोर्ट से हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है इसका परसेंटेज कितना है। तो टोटल परसेंटेज है 29.62%। टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 23,611 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। सबसे न्यूनतम कहाँ पे है, जामताड़ा में है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा लातेहार में है। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम कहाँ है, जामताड़ा में है। और रामगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो 2017 की अपेक्षा 2019 में किसी भी तरह के वन रिपोर्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जिला में स्थित है। और उस गर्म जलकुंड का नाम क्या है, सूरजकुंड है, जिसका तापमान कितना है, टोटल उसका तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 190 फ़ारेनहाइट। कितना है, 190 फ़ारेनहाइट। अब देखिए हज़ारीबाग में और कौन कौन सा गर्म जलकुंड है, तो एक तो सूरजकुंड है, उसके बाद हरहद है, कावा है और टाइगर गर्म जलकुंड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं दुमका की, तो दुमका में कौन कौन सा है, झरिया पानी है, ततलोई है, तपात पानी है, नूनबिल है, बारह झरना है, रानी बहाल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकुड़ की, तो पाकुड़ में कौन कौन सा है, पाकुड़ में है आपका लाडला उदह, उसके बाद बारहमासिया और सीपुर सोता। ठीक है, उसके बाद अगर हम धनबाद में बात करते हैं तो धनबाद में कौन कौन सा है, याद रखिएगा तेतुलिया गर्म जलकुंड धनबाद में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लातेहार में बात करते हैं तो लातेहार में कौन सा है, ताता पानी है। लातेहार में कौन सा है, ताता पानी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चतरा में, तो चतरा में कौन सा है, बलबल गर्म जलकुंड। कौन सा है, बलबल में है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉक्साइट खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुमला में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये बॉक्साइट खनिज गुमला और लोहरदगा दोनों जिलों में पाया जाता है। ठीक है, और इस खनिज से एल्युमिनियम धातु निकाला जाता है। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम धातु। ठीक है, और झारखंड में बॉक्साइट का कुल भंडार अगर पूछे तो कितना है, 70 मिलियन टन है। कितना है, 70 मिलियन टन है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो पूर्वी सिंहभूम में कौन से खनिज की बहुतायता है, तो ये कॉपर अयस्क और काइनाइट का बहुतायता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम हज़ारीबाग की बात करते हैं तो हज़ारीबाग में चूना पत्थर, कोयला और अभ्रक का बहुतायत है। उसके बाद आपका धनबाद की अगर हम बात करते हैं तो धनबाद में आपका बालू पत्थर और कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कोडरमा अभ्रक, अभ्रक के लिए कोडरमा बहुत ज़्यादा फेमस है अभ्रक के लिए, और अभ्रक के लिए गिरिडीह भी है और हज़ारीबाग भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है जास्को लैम पीएफ झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लौह उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत किसे परिभाषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए झारखंड राज्य पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति का उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि न्यूनतम से न्यूनतम विस्थापन किया जाए। दूसरा है कि प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि प्रभावित परिवारों के बीच सहयोग का भावना उत्पन्न किया जाए। नेक्स्ट है झारखंड की स्थानीय नीति कब घोषित की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 अप्रैल 2016 को।
नेक्स्ट है, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबा और वन आधारित उद्योग। अब तांबा उद्योग की बात करते हैं तो घाटशिला में सबसे पहले स्थापित किया गया था 1924 में। और याद रखिएगा, एल्यूमिनियम उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो 1938 में मोरी में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की, तो नेक्स्ट है, झारखंड में लोहा एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 इकाइयाँ। अच्छा, 2 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? पहला है बोकारो इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है टिस्को, जिसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। और हम बात करते हैं टिस्को की, तो यहाँ पे लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1911 में लोहे का उत्पादन शुरू हो गया था और इस्पात का उत्पादन 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, लोहे का 1911 में और इस्पात का उत्पादन 1914 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना, ये भी सही है। कारोबार करने में आसानी से सुधार लाना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इनमें से क्या झारखंड का प्रमुख उद्योग है? सही आंसर है खनिज आधारित, कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण आधारित, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये गोमिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची में स्थित है। ठीक है, अगर हम छोटा नागपुर के पठार की बात करते हैं तो छोटा नागपुर को खनिजों का गोदाम कहा जाता है। ठीक है, और छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी हिस्सा में है। कौन से हिस्सा में? उत्तर पूर्वी हिस्सा में है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए झारखंड राज्य को कौन से स्थान पर रखा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीसरे स्थान पर रखा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में झारखंड का स्थान था चौथा और 2019 में झारखंड का स्थान था 5वां। कौन सा? 5वां। और सबसे टॉप पर था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे टॉप पर था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और सूचकांक की, तो भ्रष्टाचार सूचकांक में 2019 में झारखंड का स्थान तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, उसके बाद तत्परता सूचकांक 2020 में झारखंड का स्थान है 14वां। याद रखिएगा 14वां है तत्परता सूचकांक में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीएम आवास योजना में, तो 2019 से 20 के लिए और 2020 से 21 के लिए प्रथम स्थान मिला है झारखंड को। उसके बाद स्वास्थ्य सूचकांक की बात करते हैं तो झारखंड का नंबर है 27वां। कौन सा है? 27वां है स्वास्थ्य सूचकांक में। उसके बाद स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में, जो कि 2019 में इसकी रिपोर्ट आई थी, 17वें स्थान पर है। कौन सी? 17th स्थान पे है। उसके बाद और रिपोर्ट की हम बात करते हैं, स्मार्ट स्टेट और सिटी रैंकिंग 2020 में झारखंड का स्थान है 25वां। कौन सा है? 25वां है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों को वन क्षेत्रों को संरक्षित रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पाद पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय वन अधिनियम। और हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम वन नीति की, तो ये कब आई थी? 1952 में आई थी। याद रखिएगा 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, किस रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीला रंग का। ठीक है, अब देखिए अंत्योदय योजना की बात करते हैं तो अंत्योदय योजना किसके नाम पर शुरुआत की गई थी? तो 25 सितंबर को शुरुआत की गई थी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के अवसर पर। तो 25 सितंबर को क्या है? दीनदयाल जी का जन्मदिन है और उसी दिन अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना। और ये जो योजना है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ही एक भाग है। अगर हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभी माधुरी दीक्षित है। याद रखिएगा माधुरी दीक्षित इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? तो 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी सरस्वती योजना की। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस वर्ष बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1986 में। और यह है कहाँ पर? ये लातेहार में है। ठीक है। और विश्व का पहला बाघ गणना यहीं पर हुआ था 1932 में। कहाँ पर? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिले में स्थित है। अब देखिए जितने भी वन्य अभयारण्य हैं उसके बारे में हम एक क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से। जितने भी वन्य अभयारण्य हैं तो सबसे पहले क्या है? पलामू अभयारण्य पलामू में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में 1976 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद है महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार में 1976 में इसकी स्थापना हुई। दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई। और गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में 1976, तोमचांची धनबाद में 1978, लावालंग अभयारण्य चतरा 1978, पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह 1981, कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में 1985 और पालकोट अभयारण्य गुमला में है 1990 और उधवा झील पक्षी विहार है साहिबगंज 1991। इसके अलावा कुछ पक्षी विहार है वो भी देख लेते हैं। तो तिलैया पक्षी विहार है कोडरमा में, तेनुघाट पक्षी विहार है बोकारो में और चंद्रपुरा पक्षी विहार है बोकारो में और ईचागढ़ पक्षी विहार है सरायकेला खरसावां में और उधवा पक्षी विहार कहाँ पर है? साहिबगंज में है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है CAMPA से तात्पर्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैल गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैल गया है। अच्छा, दलमा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और दालमा वन्य जीव अभयारण्य में ही सबसे पहले 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पलामू में है। और ये पलामू में अभी स्थित नहीं है बल्कि ये लातेहार में है। ठीक है, लेकिन नाम क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय प्रकार की मानसून होती है, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय प्रकार की मानसून। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड में मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रांची में हुआ था। कब हुआ था? 16 से 17 फरवरी 2017 को इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा हिस्सा गंगा अपोहा प्रणाली से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट है, झारखंड के तापमान में वृद्धि होने से किस फसल में नाइट्रोजन स्थायीकरण दर में वृद्धि होने से उपज बढ़ेगी? सही आंसर है चना, मूंग, अरहर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, सागरीय जल गर्म होने से मौसम में अधिक परिवर्तन होने में निम्न में से किसकी भूमिका है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल नीनो की भूमिका है। नेक्स्ट है, भूकंप से सबसे कम प्रभावित होने वाला जोन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोन 2। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 जिले। नेक्स्ट है, मानव समाज को प्रभावित करने वाली आपदा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कौन कौन सा 6 वर्ग है वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले है भूगर्भिक आपदा, दूसरा है जलवायु आपदा, तीसरा है जैविक आपदा, चौथा है प्रतिकूल आपदा, पांचवा है मूलभूत सुविधाओं का विघटन होना और छठा है जन समूह का नियंत्रण से बाहर होना। ये 6 टोटल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, सागर का जल थल क्षेत्र पर चढ़ना किस प्रकार की आपदा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जलवायु आपदा है।
नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कितने जिले में डीडीएमए का गठन हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल 24 जिलों में। नेक्स्ट है, सूखा आपदा को कम करने के लिए कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल संग्रहण के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को घोषित किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीटिया वर्ष घोषित किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, 2007 में जेल में जाने के बाद शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डुमरिया में हमला हुआ था। अगर बात करते हैं शिबू सोरेन की, तो हमने कई बार डिस्कस कर चुका है कि ये 3 बार क्या रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं 2020 में, और 2020 में ही दीपक प्रकाश भी चुने गए थे, जो कि झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादी की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतरा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फिल्म कलाकार और कथाकार जीशान कादरी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासेपुर में हुआ था, और ये वासेपुर है कहाँ पर? ये धनबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोभा मांझी थी। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि सावित्री पूर्ति की, तो ये कौन थी? ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी थी। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ये कौन थी? प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर थी। नेक्स्ट है, कला जगत से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योति रोज, और ये कौन थी? इन्हें 2007 में यूनिसेफ द्वारा गर्ल स्टार के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करते हैं छूटनी देवी की, तो छूटनी देवी को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सरायकेला खरसावां की रहने वाली हैं, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इनको जो मिला है पद्मश्री सम्मान, ये डैन प्रथा के उन्मूलन के लिए मिला हुआ है। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ द छोटा नागपुर स्टेज के उपनाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुकुंद नायक को। अगर हम बात करते हैं मुकुंद नायक की, तो ये सिमडेगा के रहने वाले हैं, और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की है। उस संस्था का नाम क्या है? तो कुंजवन नाम है। क्या नाम है? कुंजवन। लोक कला के विकास के लिए, लोक कला के विकास के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की है? रांची में स्थापना की है कुंजवन नामक संस्था की। ठीक है, और इनको यानी मुकुंद नायक को संगीत नाटक अकादमी और पद्मश्री सम्मान भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, अगर हम राम नारायण सिंह की बात करते हैं, तो इनको छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है, और इनका एक फेमस पुस्तक है, वो कौन सा है? स्वराज लूट गया। कौन सा है? स्वराज लूट गया। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, यानी कि शिबू सोरेन के, तो शिबू सोरेन 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और 2020 में इनको राज्यसभा का सदस्य चुना गया है, और 2020 में ही दीपक प्रकाश को भी चुना गया था, जो कि अभी वर्तमान समय में झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद अगर शिबू सोरेन की बात करते हैं, तो इन्होंने जेएमएम की स्थापना की थी विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर 4 फरवरी 1973 को। कब? 4 फरवरी 1973 को, जिसमें से विनोद बिहारी महतो को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था, और महासचिव बने थे खुद शिबू सोरेन। ठीक है, इस तरीके से टोटल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, विक्रम संवत तथा शक संवत में कितना अंतर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 135 वर्ष का अंतर है। अब देखिए, अगर हम विक्रम संवत की बात करते हैं, तो ये विक्रमादित्य द्वारा 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था, और अगर हम बात करते हैं शक संवत की, तो ये कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था। अब दोनों के हम डिफरेंस की बात करते हैं, तो ये है ईसा पूर्व में, और ये है ईस्वी में, तो दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो ये 135 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिश्चंद्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, महानिभिष्क्रमण का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीवान ए बंदरगाह फिरोज शाह तुगलक, ये बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु तथा संस्कृत को समृद्ध किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र उसके अधीन नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बीजापुर, और बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बीदर कर्नाटका, और सी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बरार, और डी का सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि अहमदनगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुईउद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सर्वप्रथम आमरण अनशन शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है भारतीय भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है मानसून के साथ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रवाह का एक भाग है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वीय प्रवाह। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी सोन नदी, कृष्णा तुंगभद्रा, सिंधु जास्कर, यमुना चंबल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार महाद्वीपीय प्लेटों को संचालित करने वाला बल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवहन प्रवाह। नेक्स्ट है आकाशगंगा के निर्माण हेतु आवश्यक प्रारंभिक पदार्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है विषुव क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिन व रात के बराबर होने की स्थिति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? सही आंसर है कच्चे माल की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, भूमि एवं जल की उपलब्धता, पूंजी, श्रम और बाजार, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही कारक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही हैं। नेक्स्ट है वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव विकास का स्तंभ नहीं माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोजगार मानव विकास का स्तंभ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार का। नेक्स्ट है भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत है? 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61वें संविधान संशोधन 1989 से। नेक्स्ट है द्वितीय मिनो बुकर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1988 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत POSD CARD में शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संचारण। नेक्स्ट है किसने कहा है कि समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूने ने कहा है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन अपने कार्य के निम्न तरीकों में से किस एक में निजी प्रशासन से विशेष रूप से भिन्न है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल फीताशाही। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 243 के 1 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसने पंचायती राज संस्था नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट है
11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर। नेक्स्ट है, भारत की ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां निर्माण करती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, यानी कि जल ऊर्जा और वायु ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1988 में किया गया। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2012 से 2017। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय समझौते के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूके सिन्हा समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राकृतिक आपदा, आय में कमी और सामाजिक संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिकतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था को वैश्वीकरण का प्रहरी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व व्यापार संगठन को। नेक्स्ट है, भारत में उदारीकरण को कब से स्वीकार किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत आरबीआई के द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विमल जलान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्राणु। नेक्स्ट है, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकोबैक्टीरियम के कारण। नेक्स्ट है, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनाबीना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिका उर्वरक के उत्पाद में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, ह्यूमस उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैविक कोलाइडल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, एक फसल के काटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सह फसली कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित खेती। नेक्स्ट है, भारत में पीली क्रांति का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिलहन के उत्पादन से। नेक्स्ट है, NAFED संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि उत्पाद के विपणन से संबंधित है। नेक्स्ट है, GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? सही आंसर है मोबाइल फ़ोन प्रचालन में, बैंकिंग प्रचालन में, पावर ग्रिड के नियंत्रण में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, वानाक्राय, पेटिया, इटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचार पत्र में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइबर आक्रमण से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेतार प्रौद्योगिकी GSM कुल में नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि DSL। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड निवासी ललित मोहन राय के क्षेत्र से जुड़े हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकारी से जुड़े हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार लगाया गया है। नेक्स्ट है, पालकोट राजमहल कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुमला में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4559 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल जनजाति को।
नेक्स्ट है असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेतरहाट के पाट क्षेत्र में। नेक्स्ट है हड़बोरा संस्कार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है झारखंड में किस किस्म के उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूबी अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रामसर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। ये बिल्कुल सही है। भारत में रामसर क्षेत्रों की संख्या 39 है। ये गलत है। टोटल अभी 42 रामसर साइट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट है भारत का न्यूनतम नागरिकृत राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वनोन्मूलन। नेक्स्ट है गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है विश्व बैंक के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 289 है। नेक्स्ट है बोक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? सही आंसर है यूनेस्को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरोप। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों प्रकार की, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट है पर्यावरण अधिनियम कब बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1986 को बनाया गया था। नेक्स्ट है यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है किस देश का चाइंग 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन। नेक्स्ट है हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्वारंटीन। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। नेक्स्ट है हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नैनीताल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल के दर्जा दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है हाल ही में किसने बुकर प्राइज 2020 जीता है? 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 63rd स्थान पर है। नेक्स्ट है हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7वीं बार। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट है हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरप्रीत एडी सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वे पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
यानी कि ओडिशा ने। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।